अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस के बारे में अगर आपने एक वीडियो देखनी हो तो मेरा ख्याल है ये वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी देखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। लोगों को पता नहीं है, लोगों में खौफ फैल रहा है और कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन से शायद अपनी सेहत को और लोगों की सेहत को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर हमाद अरशद से, एक लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है और ऑब्वियसली ये क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उनसे बेहतर शख्स कोई नहीं है। जैसे हम बात करें, वो यूएस में पेंसिल्वेनिया में प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड सर्टिफाइड हैं क्रिटिकल केयर के लिए भी, पल्मोनोलॉजी के लिए भी। तो थैंक यू हमाद फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कोरोना वायरस है क्या? ये क्या अनोखा वायरस है जिससे इतने लोग डर चुके हैं? और ये जो इसकी इर्द गिर्द हाइप बनी हुई है, क्या ये दुरुस्त है, करेक्ट है, या जरा ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया? तो सबसे पहले कोरोना वायरस को समझने के लिए वी हैव टू गो टू द बेसिक्स। वायरस जो होता है वो जरा बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया जो है वो कहीं पे भी जहाँ पे मॉइस्चर हो और उसको न्यूट्रिशन मिले वो ग्रो कर सकता है। मतलब बैक्टीरिया की बहुत सारी एग्जांपल हैं, फ्रॉम pneumonia to kind of causing cellulitis of the skin। मगर जो वायरस है वो सिर्फ एक जानदार इंसान में रह सकता है। उसको हम होस्ट कहते हैं अपनी साइंटिफिक टर्म में। वो होस्ट आदमी भी हो सकता है और वो होस्ट कोई जानवर भी हो सकता है। अब जो एग्जांपल वायरसेस की हमें पता है, जिस तरह HIV जो कि एड्स करता है और हेपेटाइटिस बी जो कि लिवर के प्रॉब्लम्स करता है, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो होस्ट होता है वो एक इंसान ही होता है। मगर रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो जानवरों में मौजूद होते हैं, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पर काम करते हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा नशोनुमा और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकें, और फिर सब्सिक्वेंटली वहाँ पे डिपेंडिंग कि उनका इंसानों के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो इंसानों में उनका शमूलियत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। मतलब एक एग्जांपल जो आप कि जो हमारे उधर स्केयर भी आया था 2004 या 5 में बर्ड फ्लू का। अब उसमें वाटरफॉल्स थी जहां ये वायरस जो था इन्फ्लुएंजा का वो मौजूद था, और फिर सब्सिक्वेंटली जब हम उन मुर्गियों को या किसी भी किस्म की बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं या उनकी इवन हंटिंग करते हैं या उनके साथ किसी भी किस्म का इंटरेक्शन होता है, वो जो फ्लू है वो फिर इंसानों में आ जाता है। वो जो बर्ड फ्लू था वो एक एपिडेमिक थी। और आपको एपिडेमिक और पेंडेमिक का भी थोड़ा सा मैं फर्क बताता जाऊं। एपिडेमिक होती है जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में जरूरत से ज्यादा जिस डिजीज की जब परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाए उसको एपिडेमिक कहते हैं। जिस तरह की जो बर्ड फ्लू थी वो फार ईस्ट के अंदर एक एपिडेमिक थी। और जो पेंडेमिक होती है जब वो पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस जब उसकी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड या उसकी जो नशोनुमा बढ़ना शुरू हो जाए उसको पेंडेमिक कहते हैं। जिस तरह की एक स्वाइन फ्लू था 2009 में, वो सेम इन्फ्लुएंजा वायरस था जो कि पिग्स या सूरों के थ्रू इंसानों में मुंतकिल हुआ था, और फिर उसी किस्म के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स स्वाइन फ्लू ने किए थे, तो वो एक पेंडेमिक है। तो कोरोना वायरस भी एक वायरस है जिसकी पहले हम एग्जांपल्स देख चुके हैं। जिस तरह सार्स था मेरे ख्याल में 2002 में, जो कि स्टैंड करता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में। वो बैट से ही आया था, मगर वो फार ईस्ट चाइना में उसका इर्तिका हुआ था और वहां पे उसने बहुत सारा डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की थी, जिसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। जो जब होता है तो इंसान का होता ही है कि जब इन्फेक्शन इंसान के जिस्म में जाती है तो बॉडी उसको फाइट करती है, और कभी कभार ये होता है कि बॉडी फाइट करते करते इतनी ओवर ड्राइव में चली जाती है कि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो आपके लंग्स को ज्यादा हार्म करती है एज कम्पेयर टू कि जो वो बीमारी है। तो जो ARDS है वो सार्स ने उसकी वजह से काफी मौत हुई थी। और फिर सेम जो था वो मर्स था, मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो कैमल्स के थ्रू आया था। वो मेरे ख्याल में शायद 2012 या 13 के दरमियान में कोई उसका स्केयर आया था। मतलब वो भी क्योंकि वो मिड ईस्ट के राउंड अबाउट ज्यादा लोकेटेड था तो वो फिर पूरी दुनिया में नहीं फैला, तो वो कंटेन हो गया था क्योंकि लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने इतनी उसकी रोकथाम की थी कि वो ज्यादा उसका फैलाव नहीं हुआ। जो कोरोना वायरस है वो उसी की एग्जाम है। वो कोरोना इसकी फैमिली है, ये RNA का वायरस है। वायरसेस की भी डिफरेंट एग्जाम होती है, एक DNA वायरस होता है और एक RNA वायरस होता है। वायरस ये करता है कि वो खुद तो ग्रो कर नहीं सकता, वो किसी भी होस्ट के सेल के अंदर जाता है, वहां पर उसकी जो मशीनरी होती है DNA से प्रोटीन्स बनाने की उसको ओवरटेक कर लेता है, और फिर इसी तरह वो जो होस्ट होता है उसके सेल्स को
प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय करता रहता है और खुद फिर जो है वो डिवाइड करता रहता है। तो ये फैमिली वही है, मगर थोड़ी सी इसकी जेनेटिक थोड़ी सी साइड चेंज डिफरेंट है। तो फैमिली वही है। अभी ये उतना सवेर उसकी जो है प्रेजेंटेशन है वो उतनी सवेर नहीं है। तो द रीजन कि इसकी हाइप इतनी बनी हुई है क्योंकि हम इसके बारे में इतना जानते नहीं है, और लामहल्ला हम उन डिजीज के साथ इसको अब कंपेयर करते हैं, हम जितना भी हमें मालूम है कंपैरिजन करते हैं जो डिजीज जिनके बारे में हम जानते हैं। तो एक डिजीज जो कि यहाँ अमेरिका में बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, वो है इन्फ्लुएंजा। अब अगर आप उसका कंपैरिजन करें इन्फ्लुएंजा का और कोरोना वायरस का, तो आप इन्फ्लुएंजा को देखें। इन्फ्लुएंजा जो है वो अमेरिका में इसकी जो फिगर्स हैं उसमें कमी बेशी हो सकती है, मतलब फिगर्स चेंज होते रहते हैं। इस साल 20 मिलियन लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंजा की वजह से हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं, और उसी इन्फ्लुएंजा की वजह से 10 से 12 हजार लोगों की मौत हुई है। अब इन्फ्लुएंजा का जो वो मॉर्टेलिटी रेट है वो 0.02% है। कोरोना वायरस के जितना भी अभी डाटा आया है उसका लग रहा है कि इसकी जो मॉर्टेलिटी रेशियो है वो 2% है। दिस इज लाइक अब सारी कुछ जगहों पे इसकी मोर्टेलिटी रेशियो ज्यादा है, जिस तरह के जो वुहान हुबाई का प्रोविंस है वहां पे जो कुछ स्टडीज आई हैं जो मोर्टेलिटी रेशियो है वो 4% है। तो अगर आप उसको इन्फ्लुएंजा से कंपेयर करें तो तकरीबन ये मेरे ख्याल में 200 गुना शायद ज्यादा उसका मोर्टेलिटी केस है। मगर बाकी प्रोविंसेस में लग रहा है कि शायद इसका मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 1.4% होगा या उससे भी शायद जरा कम हो। तो हुआ यही था कि जब एक पेंडेमिक हुई थी स्पेनिश फ्लू की 1920 में, जिसमें तकरीबन 1/2 मिलियन इंसान जो थे जिनकी डेथ हुई थी, वो भी शुरू इस तरह हुआ था। वो लोग शुरू में इतने सिक नहीं हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए लोगों ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, वो पूरी दुनिया में फैलता गया। और जब वो फिर बिग सिटीज में जहां के जरा कंजेस्टेड लोग थे वहां पे एकदम से बढ़ा है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर विद इन कपल ऑफ डेज बहुत सारी मौत होना शुरू हो गई है। तो इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो अब थोड़ा सा चाहती है कि लोग उसके ऊपर तवज्जो दें। कभी कभार आजकल मैं टीवी पर सुनता हूं कि ये कहा जा रहा है कि ये इतना सिक नहीं करता और शायद इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली इस हद तक लेना चाहिए कि बंदा और जो लोग हैं उसके बारे में कॉशियस हों और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मगर इतना कॉशियस या इतना हाइप करने की जरूरत नहीं है कि इसमें एक पैनिक मोड में हम चले जाएं कि मतलब आप घर से बाहर ही ना निकलें। और वो अभी आगे फिर हम मेरे ख्याल में और डिस्कस करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कि मुख्तलिफ डिजीजेस जो थे वो एंडेमिक रहे, यानी हर जगह नहीं फैले, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों कहा है कि ये पेंडेमिक होता हुआ नजर आ रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? मतलब इसका मैं आपको एक इंफॉर्मेशन या बायोस्टैट्स एक देना चाहूंगा कि जो सार्स की मोर्टेलिटी थी वो तकरीबन 10% थी, और वो जो मर्स की मोर्टेलिटी थी वो तकरीबन 36% थी। मतलब आपको मैं एक स्लाइड भी दिखा सकता हूँ जिसमें कंपेयर किया हुआ है कि इनकी मोर्टेलिटी कितनी होती है। तो एक जनरल सा ट्रेंड है, इसमें थोड़े बहुत कैवियट्स भी हैं कि उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है कि जो डिजीज जितना सख्त होता है वो उतना ज्यादा इजीली फैलता नहीं, क्योंकि फिर जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं, उसकी रोकथाम की तदाबीर करते हैं। और ज्यादातर ये जो वायरसेस हैं एक कम्युनिकेटिव होती हैं, अगर आप उनको शुरू में कंट्रोल कर लें तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर वो शुरू में फैल जाएं तो फिर जरा उनको काबू करना मुश्किल होता है। तो क्योंकि ये मर्स से और सार्स से बहुत सारी मौत हुई थी तो इसका रेड अलर्ट जरा जनरेट हुआ, तो फिर उनको जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इफेक्टिव स्टेप्स लिए, लोगों को क्वारंटीन किया या आइसोलेशन में किया। मोस्ट ऑफ द जो केसेस थे वो मर्स के मिड ईस्ट में थे, सार्स मेरे ख्याल में फार ईस्ट में था, तो कंट्रोल हो गया। और जाहिर सी बात है हर वायरस की एक अपनी नशोनुमा होती है या उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ वायरसेस की इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ वायरसेस जो कि स्लोली ग्रोइंग होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी शायद जल्दी डेवलप नहीं होती, तो आप जाहिर सी बात है कि फिर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और वायरसेस का भी है कि वो अपना जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब अब एक फिगर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि हमारा जो जीन बिल्डअप है या जीन स्ट्रक्चर है वो 8 मिलियन ईयर्स में 1% चेंज हुआ है, और ये जो वायरसेस हैं ये विद इन कपल ऑफ डेज ये सब कुछ चेंज कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वायरस जो है वो कितना अपने आप को चेंज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और कोरोना वायरस का जो एक प्रॉब्लम है कि इसमें कहने को तो कहते हैं कि विद इन 14 डेज आपको कुछ मैनिफेस्टेशन हो जाती है, मगर वो वुहान यूनिवर्सिटी की मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जो भी रिसेंटली जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में आई थी, जामा में, वो 138 केसेस थे। उसमें इसके शुरू होने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने तक 5 दिन लगे थे,
बाय द टाइम वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको मेरे ख्याल में 7 दिन और लगे। बाय द टाइम वो आईसीयू के अंदर और वेंटिलेटर पे ऊपर गया, वो 8 दिन और लगे। तो आप देख लें कि ऐसा वायरस है जहां के मोस्ट ऑफ द वायरस इन्फ्लुएंजा विद इन अ वीक और 10 डेज अपने आप को शो कर देते हैं। ये 20 दिनों तक बॉडी के अंदर रहता रहा और फिर उसने जाके जो है अपनी तबाही मचाना शुरू की। तो क्योंकि ये स्लोली ग्रोइंग है तो इस वजह से इसको जाहिर सी बात है कि इतना शायद हमने शुरू में सीरियस नहीं लिया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि इट्स हेल्थ क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल द गवर्नमेंट्स जितनी भी हुकूमतें इसको सीरियसली ले रही हैं। क्या इतने सीरियस स्टेप्स किसी और डिजीज के लिए लिए गए हैं आज तक? चाइना ने जिस तरह पूरे शहर बंद कर दिए, फ्लाइट्स बंद हो गई, मुझे नहीं लगता कि हाल ही में और माजी करीब में कुछ इतने सीरियस स्टेप्स लिए गए हों। फेल तो मेरे ख्याल में फिलहाल नहीं हो रहे। अगर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की ये वहां का जो लीड है, इसको कहते हैं कोविड, कोरोना वायरस डिजीज 2019, उसका ख्याल यह है, उसकी स्टेटमेंट थी, उसने जिनेवा में स्टेटमेंट दी कि वो अब चाइना के बारे में इतना कंसर्न नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कंसर्न है। मेरे ख्याल में 2 दिन पहले मैं अपने कोलीग से बात कर रहा था, वहां पे 360 केसेस नए थे, उसमें से 340 हुबाई में थे और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो थे वो डिजीज या तो जीरो रिपोर्टिंग था या बहुत कम थे। तो मेरे ख्याल में चाइना ने तो अब इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। इवन भी मैं न्यूज रिलीज देख रहा था कि हुबाई के लोग अपने रेजिडेंट्स को $14,000 दे रहे हैं, जो कि खुद आएगा सिम्टम या रिपोर्ट करेगा। तो आई थिंक चाइना हैज डन ड्रास्टिक मेजर्स, उन्होंने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया। शुरू में मेरे ख्याल में, क्योंकि अब उसी जो मैं केस स्टडीज पढ़ रहा हूँ, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। अब कहने को उसी स्टडी में 40% ऑफ जो केसेस हैं वो विद इन हॉस्पिटल ट्रांसमिट हुए हैं, 1% टू द अदर। यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि हॉस्पिटलों में तो काफी क्वारंटीन होगी, आइसोलेशन होगी, तो लोग समझते रहे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और एक मरीज जो कि सर्जिकल वार्ड में एब्डोमिनल पेन के साथ आया था, उसको उन्होंने आइसोलेशन में नहीं रखा होगा और उसने मेरे ख्याल में 10 से 11 लोगों को, मतलब उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, ट्रांसफर कर दिया। उसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, उसमें साथ में जो उनके लवाहिकीन भी शामिल थे। और जाहिर सी बात है वो रिश्तेदारों को भी एब्डोमिनल सिम्टम्स के बारे में शायद इतना ही सीरियस रिस्क नहीं ली गई। तो मेन प्रॉब्लम है कि इस वायरस के बारे में हमें शुरू में पता नहीं था। अब चूंकि हमें उसके बारे में ज्यादा पता चलता जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट्स हैं या चाइना की गवर्नमेंट ने इक़्तिदाम किए हैं, मेरे ख्याल में वो काफी हद तक कामयाब है इसको कंट्रोल करने में इस स्टेज के ऊपर। अच्छा, एक आम इंसान इससे कैसे बच सकता है? वो क्या हिफाजती तदाबीर हैं जो एक इंसान को करनी चाहिए कि उसको ये वायरस ना लगे? जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट्स का तो एक रोल है, मगर कम्युनिटी का एक बहुत स्ट्रांग रोल है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सर्टन एक्सटेंट तक इसके बारे में कुछ करती है, मगर जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम्युनिटी की तरफ से होती है। ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होती है। जब भी आप खांसते हैं तो आपके सांस की नाली के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वो ड्रॉपलेट्स के तौर पर बाहर आता है, कि वायरस उन्हीं के ऊपर राइड करता है। तो ज्यादातर तो आपको जिस बंदे को अगर इस किस्म के सिम्टम्स है रिसेंटली, उससे बंदा मिलने से परहेज करे या इज्तनाब करे। ऑब्वियसली वो चंद सिचुएशन में मुश्किल भी हो जाता है, मगर ये आपको देखना है कि आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। तो डिफरेंट सोसाइटीज की डिफरेंट गाइडलाइन है। हमारे तो यहाँ अमेरिका में कहा गया कि आप उस बंदे से 6 फीट दूर हैं। WHO वाले कह रहे हैं कि 3 फीट का जो फासला है वो गुड इनफ है। अगर आपको ज्यादा ही अपने आप को सेव करना है या एहतियाती तदबीर करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप हाथ जो है वो रेगुलरली, और जब भी आप किसी ऐसी चीज को टच करें जिस तरह डोर नॉब हैं कि आप बाथरूम में जा रहे हैं, आप 20 सेकंड के लिए हाथों से अपने आप को साबुन से धोएं। और कोशिश करें कि आप टिश्यू पेपर से, जो कि डिस्पोजेबल है, उससे अपने हाथ खुश करें और टिश्यू पेपर को प्रॉपर्ली आप डिस्पोज ऑफ करें। टॉवल से भी कभी कभार ये कहते हैं कि जब वो वेट होते हैं तो ये वायरसेस जो हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि ज्यादा क्राउडेड जगहों में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो PSL हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस PSL को खत्म कर दें, मगर उसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं और आप की सेहत ठीक नहीं है, तो आप घर में रहें और किसी डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बाकी जितने भी लोग हैं वो उसमें स्प्रेड करेगा। और इवेंचुअली फिर ये होगा कि स्प्रेड होते होते आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और लवाहिकीन में ये डिजीज वापस आ सकती है। एक और जो अजाफी एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मुंह और आंखों पे हाथ का इस्तेमाल कम किया जाए। जब भी अगर आप एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है कि आपके हाथ साफ हैं कि नहीं,
तो बेहतर है कि आप हाथ धो लें और एहतियात करें, बजाय कि बाद में किसी किस्म का आपको रिस्क उठाना पड़े। अच्छा, आजकल ये मास्क के इर्द गिर्द एक बहुत मास हिस्टीरिया हुआ है, मास्क हिस्टीरिया हुआ है कि लोग मास्क लेना चाह रहे हैं और लाइनें लगी हुई हैं। तो ये मास्क कितने इफेक्टिव हैं? और फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोग जब भी मास्क का तस्करा होता है कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मास्क आप गलत वाला पहन रहे हैं, आपको N95 मास्क चाहिए जो आपको बचाएगा। और फिर मास्क की कीमतें भी बढ़ गई हैं और जिनको मास्क नहीं मिलता वो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं। तो ये मास्क क्या इतना जरूरी है इस डिजीज से बचने के लिए, और ये क्या माजरा है? मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कुछ तो जो तकदो है लोगों की, शायद वो गैर जरूरी तकदो कर भी रहे हैं। कुछ ये अनफॉर्चुनेट है कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में मास्क की कीमत बढ़ाई जाए। इवेंचुअली इससे आपके अपने रिश्तेदार और रिलेटिव जो हैं उनको रिस्क पड़ता है। मगर पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट से फैलता है, क्योंकि जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं, आपकी सांस के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसके ऊपर ये राइड करता है। मगर क्योंकि एक नया वायरस है, हम रियली श्योर नहीं है, क्योंकि एक और चीज होती है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। जिस तरह कुछ डिजीज जिस तरह टीबी, जिनको ड्रॉपलेट नहीं चाहिए होता, वो एनवायरनमेंट में इवन जो डस्ट है उसके ऊपर राइड करके दूसरे लोगों से ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जो N95 मास्क है वो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड मास्क है। वो सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल्स या कहीं किसी भी जगह पे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। जब आप कहीं जॉब शुरू करते हैं तो वो आपको एक पूरी बॉडी का गाउन पहना के उसको टेस्ट करते हैं कि उसकी सील प्रॉपर है। एक कॉमन आदमी का जो N95 मास्क पहनना वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनको तो ये बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि उसकी जो सील प्रॉपर है, और अगर सील प्रॉपर नहीं है तो कोई भी पार्टिकल आपकी सांस की नाली में जा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये N95 ज्यादातर एयरबोर्न ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए होता है, मगर क्योंकि गवर्नमेंट्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग कोरोना वायरस के मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए WHO ने रिकमेंडेशन दी है कि वो N95 पहने। वो भी अगर आप मोर स्पेसिफिक होना चाहें, कुछ रिकमेंडेशन थोड़ी बहुत उनमें 19-20 का फर्क है। WHO कहती है कि अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज पे, जैसे कि इंटूबेट कर रहे हैं या उसके ऊपर ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, तो आप N95 का मास्क पहने, साथ में गॉगल्स पहने, और वो पूरा एक सूट होता है जो कि शायद आपने टीवी में देखा, जिसको हैजमेट सूट होते हैं, वो पहने। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए सर्जिकल मास्क सफिशिएंट है, जो कि आप टीवी में देखते होंगे, जो सर्जन पहनते हैं सर्जरी करते हुए। और जब किसी मरीज को आपको लगता है कि उसको कोरोना वायरस की सस्पिशन है, उसको सिर्फ सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि वो प्रिवेंट करेगा ड्रॉपलेट्स को दूसरे लोगों में स्प्रेड होने के लिए। अगर आपके आगे पीछे किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 फीट का फासला गुड इनफ है आपको प्रिवेंट करने के लिए। ये अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो एक तो कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा फासला रखें, और जब भी आप उसके साथ कोई कांटेक्ट करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। आप अगर सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं तो वो थोड़ी बहुत प्रिवेंशन तो कर देगा, क्योंकि सर्जिकल मास्क कम्युनिटी में तो सफिशिएंट इनफ है। N95 सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। तो मेरे ख्याल में ये जो N95 के पीछे प्राइस हाइक की है वो कोई एक गैर जरूरी कदम है जिसका कोई खास फायदा नहीं है। हॉस्पिटल में तो N95 होना चाहिए, कम्युनिटी में सिर्फ सर्जिकल मास्क, वो भी शायद आजकल महंगे हुए में, वो अगर आपके पास ना भी हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, लोगों से इज्तनाब करें जो कि सिक हैं, और कोशिश करें कि आप अपने हाथ जो है अच्छी तरह साफ करें और गैर जरूरी जो है ट्रैवल ना करें। अच्छा हमाद, ये बताइए कि अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो उसके पहले सिम्टम्स क्या होंगे? सर, जो सिम्टम्स, जहां तक इसके सिम्टम्स का ताल्लुक है, सबसे जो कॉमन सिम्टम है या अलामत है वो है बुखार की। 98% ऑफ द केसेस जिनको रिसेंटली कोरोना वायरस हुआ है उनको बुखार था। 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर आपका टेम्परेचर हो तो वो कंसिडर होता है 2 डिफरेंट ओकेजन में कि आपको बुखार है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम था वो थी थकावट। मेरे ख्याल में 30% to 35% जिन लोगों को इस वायरस ने अफेक्ट किया उनको थकावट के आसार थे। और उसके बाद जो सिम्टम ज्यादा कॉमन था वो थी खांसी और सांस का फूलना। मेरे ख्याल में 20s या 30s की रेंज में ये सिम्टम ज्यादा कॉमन था। तो जो इन्फ्लुएंजा के या फ्लू के सिम्टम्स हैं तकरीबन बिल्कुल वैसे के वैसे ही इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको बुखार है, सांस फूलती है और आपको खांसी है, खांसी के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बलगम भी हो, ड्राई कफ या बगैर बलगम की जो खांसी है वो भी इसका एक फ्रीक्वेंट सिम्टम या सिम्टम, ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत बहुत कॉमन है। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ सांस के सिम्टम्स हों। रिसेंटली कुछ लोगों को उन्होंने बगैर सिम्टम्स के क्लासिफाई किया, मगर उनको पेट के सिम्टम्स थे।
रिसेंटली एक केस रिपोर्ट ऐसी आई थी कि चाइना से कोई जर्मनी गया, उसको कोई सिम्टम नहीं थे और फिर उनका ख्याल है कि जर्मनी में उस केस की वजह से डिजीज स्प्रेड हुआ है, मगर बाद में जब वो उसको वैल्यूएट कर रहे हैं तो उसको थोड़ी बहुत जोड़ों की दर्द थी या उसको पेट में भी दर्द थी। तो आपको पेट के सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि आपको मतली आ सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है। बाकी जोड़ों का दर्द, थकावट, आपकी ग़िज़ा का कम होना या आपकी डाइट का कम हो जाना कि आपका दिल ना करे खाना खाने को, ये सिम्टम्स जो हैं वो आपको अपने अंदाजे में रखने चाहिए। और अगर आपको कोई ये सिम्टम्स हो तो आप फौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, वो थर्मोमीटर लेकर एयरपोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जिसको बुखार होता है उसको रोक लेते हैं, तो क्या ये स्क्रीनिंग एडिक्वेट है? क्योंकि कुछ केसेस हमने ये भी देखे हैं कि लोग पैरासिटामोल खा लेते हैं, फीवर उनको होता नहीं है या फीवर सप्रेस हो जाता है और वो एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। तो क्या इफेक्टिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए और क्या जो अभी स्क्रीनिंग हो रही है वो इफेक्टिव है? ये आपने एक अच्छी चीज को पॉइंट आउट किया, क्योंकि मैं इसके बारे में बात करना चाह ही रहा था। रिसेंटली यहाँ पे जो अमेरिका के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट है एंथनी फॉसी, वो NIH जो यहाँ का सबसे मेन इदारा है जो कि इस तरह के स्टैटिस्टिक्स रखता है, उसका यही कहना था कि इस तरह के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से आप इस तरह के वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल जो हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप अगर कहेंगे कि चाइना से लोग डायरेक्टली पाकिस्तान ना आए तो वो चाइना के थ्रू किसी और मुल्क जाएंगे और वहां से आ जाएंगे। तो उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइंस इसकी शाया की हैं कि किस किस्म की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी रीजन जो मैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को डिस्कस करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाने से बेहतर है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें, ताकि बजाय ये कि उन्हीं मुल्कों में रहें और वहां पे डिजीज को स्प्रेड करें, यहाँ पे आके अगर वो आइसोलेशन में आ जाते हैं तो इस डिजीज का कोई वो टैबू नहीं होना चाहिए कि इसके बारे में ये नहीं होना चाहिए कि बंदा जो है इस डिजीज की वजह से अछूत हो जाता है। तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि जो आपके अपने सिटीजन है उनको आप आने की इजाजत करें, उनकी आप थॉरो वैल्यूएशन करें। थॉरो वैल्यूएशन के बारे में मैं यही कहूंगा कि जब उन लोगों को पता होगा कि उनको प्रॉपर केयर मिलेगी अपनी कंट्री में जाने की, तो वो एन मुमकिन है कि अपनी बीमारी को ना छुपाएं। जब उनको ये डर होता है कि हमें आइसोलेशन में डाल देंगे या हमारे खिलाफ जो लोगों का रवैया है वो जरा डिग्रेटोरी होगा, तो फिर वो सिम्टम्स को छुपाते हैं। और फीवर को मैयर करने के अलावा जो कि WHO ने गाइडलाइंस दी हैं, उसमें एक तो आपको उनका इंटरव्यू लेना भी जरूरी है। आप अपने सामने एक चेकलिस्ट रख सकते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आप गिने तो वो 10 से ज्यादा नहीं है। एक तो आप उनके बारे में पूछें और उसके अलावा आप मेक श्योर करें कि आप उनकी ट्रैवल हिस्ट्री लें कि वो कहीं चाइना या रिसेंटली, अब मेरे ख्याल में ईरान के अंदर जो केसेस हैं वो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू चाइना। अब उन तीनों में से अगर आप एक भी चीज को पॉजिटिव क्लिक मार्क करते हैं तो फिर जरूरी है कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जा सके जहां पे आपका कोरोना वायरस का टेस्ट हो, क्योंकि जो अमेरिका में आजकल सिचुएशन है कि चाइना से वो किसी फॉरेन नेशनल को तो आने नहीं दे रहे, अपने सिटीजन्स को वो लेके आ रहे हैं। अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं तो वो उनको हॉस्पिटल या उस स्टेट की तरफ या सिटी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग जो है अवेलेबल हो। और अगर वो सिम्टोमेटिक है तो वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे आइसोलेशन में चले जाते हैं। अगर वो वुहान प्रोविंस नहीं गए थे और किसी और प्रोविंस गए थे और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो घर जा सकते हैं, मगर फिर भी वो स्टेट का एक चेक रहता है 14 दिनों के लिए कि लोग कॉल करके पूछते रहते हैं कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हारे सिम्टम्स ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जो है इन सारे मरीजों को अपने नेटवर्क के अंदर लेके आए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप इन पेशेंट्स के साथ एक काइंड ऑफ सब स्टैंडर्ड रवैया रखें तो अपने सिम्टम्स छुपाएं और फिर कम्युनिटी में जाएंगे तो ये सिम्टम्स जो है वो बाकी लोगों में ट्रांसमिट करेंगे, तो वो ज्यादा डेंजरस है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मुझे लगे जो सिम्टम्स आपने डिस्क्राइब किए हैं, मैं किसी ऐसे बंदे से भी इन कांटेक्ट में आया हूं जिसको कोरोना वायरस हो सकता हो, तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ पेशेंट? मेरे फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? ज्यादा 95% जिम्मेदारी तो मरीज की अपनी है कि वो जाके डॉक्टर को दिखाए, और अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आपको एक आइसोलेशन जो कि क्वारंटीन है उसमें होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे मरीजों को अस्पताल में एडमिट किया जा सके। चाइना में तो ये हो रहा था, उनके पास रिसोर्सेज है, उन्होंने महल में 1000 बेड का हॉस्पिटल शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में खड़ा कर लिया था, तो उनके पास रिसोर्सेज हैं। किसी भी निमोनिया के लिए हर सोसाइटी की गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपका जो है रेस्पिरेटरी रेट या सांस की जो स्पीड है जिससे आप सांस लेते हैं वो 30 से ज्यादा है 1 मिनट में, या आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है,
या आपका ब्लड प्रेशर ठीक है और आपकी अगर एज ज़्यादा नहीं है, तो एन मुमकिन है कि डॉक्टर आपको कह दे कि आप जो है घर जाके रेस्ट करें। अगर आपको कुछ ज़्यादा अलामत नहीं है, सिर्फ आपको खांसी है और थोड़ी बहुत आपको जो है नज़ला ज़ुकाम है, तो उस केस में तो फिर आपको घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा और लोग आपसे ज़्यादा कांटेक्ट ना करें। मगर अगर आप कुछ सिम्टम्स हैं और आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो आपको एडमिट कर लेते हैं, तो मेन जिम्मेदारी तो इसमें मरीज की अपनी है कि वो डॉक्टर को बताए, क्योंकि कम्युनिटी में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान में शायद उतना नेटवर्किंग नहीं है कि आप फ़ोन से किसी को ट्रेस कर लें और मेक श्योर करें कि वो कहाँ पे जाता रहे। ये अगर आपकी गवर्नमेंट का उतना सॉलिड सिस्टम नहीं है हेल्थ नेटवर्क का, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या शहरियों को फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ती है कि वो मेक श्योर करें कि एक तो वो एहतियाती तदाबीर लें और दूसरा ये कि वो डॉक्टर के पास खुद जाएं, बजाय ये कि वो ये एक्सपेक्ट करें कि डॉक्टर्स उनके पास आएँ और मेक श्योर करें कि वो उनकी तशखीस करें, इलाज करें। क्योंकि ये पोलियो तो है नहीं कि इसकी आप कोई वैक्सीन है जो आपको देंगे, आपको खुद डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर फिर जो भी उसकी का इलाज है वो आपको सजेस्ट या रिकमेंड करेगा। अच्छा हमाद, ये बताएं कि कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क है ये वायरस लगने की? क्या हर एक को ये इक्वली इफेक्ट करता है या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं? तो वो अभी क्योंकि वायरस नया है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आज तक, फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। अब मैं आपको एक स्टडी का बता रहा था जिसमें 138 मरीजों के बारे में उन्होंने डाटा शाया किया है। उसमें से जिन लोगों को आईसीयू में शिफ्ट किया है उनकी एज जो थी वो तकरीबन 55 से लेके 80 के दरमियान थी, और वो लोग जिनको उन्होंने सेफली डिस्चार्ज कर लिया वो 35 से 55 के दरमियान या 35 से 50 के दरमियान में थे। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी अली, बच्चों में देखा गया कि इतने सिम्टम्स नहीं होते, बच्चे इसको इजीली रेजिस्ट कर लेते हैं और वो मतलब उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा जो दूसरी मेन चीज थी जो उन्होंने डाटा शाया किया है उसमें हाइपरटेंशन थी कि 60% ऑफ द पेशेंट्स जो कि आईसीयू में गए हैं उनको यहाँ तो हाइपरटेंशन थी, 40% उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, फिर डायबिटीज आता है, वो प्रोपोर्शन सिस्टेमिकली कम होती जाती है, स्ट्रोक आ जाता है। फिर अगर आपको कोई इम्यून डिजीज हो जिस तरह कि जिसमें आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, जिस तरह हेपेटाइटिस सी हो सकता है, HIV हो सकता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, HIV में तो इम्यून सिस्टम कम होता है, हेपेटाइटिस लिवर का प्रॉब्लम है, मगर बहुत सारे लोगों को जिस तरह लूपस है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें आप स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, उसमें रिस्क ज्यादा है। कहने को तो आजकल मैं सुन रहा था कि वो लोग कहते हैं कि इतनी डेंजरस डिजीज नहीं है और सिर्फ बूढ़े लोगों में इसके अंदर जो है वो मौत की शरह ज्यादा है, मगर बूढ़ा हमारे बूढ़े में और शायद इन वेस्टर्न वर्ल्ड के बूढ़ों में काफी फर्क है। हमारे लिए तो बूढ़ा वो शायद होता है जो कि 80 या 85 साल का हो, मगर एनीवन हु इज क्लोज टू 60, जो 60 के 60 के आसपास है, उसको अगर कोई ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो चांसेस आर कि उसको जो है वो सवेयर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन होगी। मगर एज ए सेड कि चीजें फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इस वायरस की? कि अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट की रूटीन क्या है? ट्रीटमेंट तो अभी कोई इसकी खास नहीं है क्योंकि एक नया वायरस है, और वायरस का प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये इतनी जल्दी से चेंज होता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया ह्यूमन जीनोम 8 मिलियन सालों में 1% चेंज हुआ, और ये वायरस विद इन डेज ही चेंजेस कर लेते हैं। तो आप उस स्पेसिफिक टारगेट्स को अगर आप ट्रीटमेंट स्पेसिफाई भी करें तो एन मुमकिन है कि नेक्स्ट ईयर वो जो अपने रिसेप्टर्स होते हैं उनको बिल्कुल चेंज कर ले। इवन इन्फ्लुएंजा में भी कोई खास दवाई नहीं है, जिस तरह टेमी फ्लू है जो कि इसके सिम्टम्स को कम कर देती है मगर कॉम्प्लिकेशंस को वो भी इतने इफेक्ट नहीं करती, मगर उसकी वैक्सीन है जो कि जिसकी एफिकेसी भी 35% टू 40% है। इसकी वैक्सीन पर काम हो रहा है, NIH ही है जिनके ये डायरेक्टर है एंथनी फॉसी। वो जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी उसके मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे स्पीकर थे, वो कह रहे थे कि उसका पायलट स्टडी चल रहा है। पहले उनका ख्याल था 3 महीने लगेंगे, मगर अब वो जो वैक्सीन है शायद 2 महीने में आ जाए, शायद जल्दी भी आ जाए, क्योंकि पहले अमेरिका में भी यहाँ पे जरा इस डिजीज को लाइटली ले रहे थे। अब जो प्रेसिडेंट है वो खुद आके उसने स्टेटमेंट दी है, $8 बिलियन उन्होंने सेपरेट या सेग्रीगेट कर दिए हैं, अलहदा कर दिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, केसेस बढ़ रहे हैं। मगर उसके बाद हर ट्रायल में वो 4 फेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं। हर फेज जो होता है वो जरूरी नहीं होता कि उसकी एफिकेसी को देखे, वो साइड इफेक्ट्स का भी इसका कंसर्न होता है, क्योंकि कभी कभार वैक्सीन जो होता है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमेनन जनरेट करती है कि जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं वो ज्यादा नुकसान देती हैं। तो उनको वो ट्रायल करने हैं, शायद उसमें साल भी लग जाए, मगर पहले भी आ सकता है। फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको ARDS होता है जिसके बारे में मैंने बताया, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है, वेंटिलेटर पर डालना होता है,
कभी कभार वेंटिलेटर से भी काम नहीं चलता, आपको बाईपास करना पड़ता है लंग्स को, उसको कहते हैं एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन। मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में वो अवेलेबल है, शायद आगा खान में कराची में होगा, मगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका इलाज है। इसलिए बेहतर है कि इसकी एहतियात की जाए, क्योंकि इलाज नहीं है तो एहतियात ही जो है वो मौसर तदाबीर है इसके इफेक्टिव कंट्रोल के लिए। अच्छा, तो जैसे आपने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, तो लोग ये ना समझें कि अगर उनको कोरोना वायरस होगा, इसका इलाज नहीं है, तो वो खुदा न खास्ता मर जाएंगे। तो इलाज स्पेसिफिकली ना होना डेथ सेंटेंस तो नहीं है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जिसको ये बीमारी होगी वो मर जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 2% इसकी मोर्टेलिटी रेट है, जो कि सबसे बड़ी स्टडी आई है चाइना से, जिसमें 44,000 लोग थे। मेरे ख्याल में 60% ऑफ लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया। 80% ऑफ द लोगों को सिर्फ माइल्ड डिजीज होता है, जिस तरह के बुखार हो गया, नजला जुकाम हो गया, खांसी हो गया। 20% जो है उन लोगों को सिक डिजीज होता है, उसमें से भी सिर्फ 6% जो है लोग आईसीयू में जाते हैं। तो आप देख लें 80,000 लोगों को मेरे ख्याल में डिजीज हो गया है, 2000 से लेके मेरे ख्याल में 3000 के करीब लोग मरे हैं। वो भी मेरे ख्याल में उसमें जो है वो बूढ़े लोगों की, मेरे ख्याल में जो मीन एज है वो 56 है। ज्यादातर जो मॉर्टेलिटीज थी वो उन लोगों में हुई हैं जो कि फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर थे, उनमें उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, यहाँ के ओल्ड एज थे या उनको कोई प्रॉब्लम्स थी, हार्ट की प्रॉब्लम्स। हमारे पास मेरे ख्याल में टाइम है, हमारे पास चाइना का मॉडल है, हम उसको अख्तियार करके अगर हम अपने आप को सेफ रखें या एहतियात करें, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी बीमारी है जो कि बहुत डेडली है। अगर ये फैल जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आप की पूरी परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह के स्वाइन फ्लू था जो कि पेंडेमिक था, 500,000 डेथ्स हुई थी, उसकी भी मॉर्टेलिटी जो थी वो 0.02 थी, तो उसने इतनी मौत कर दी। इसकी 2% अगर पूरी दुनिया में फैल गया तो वो काफी ज्यादा इसकी मौत हो सकती है। मगर अगर आप अपने आप को एहतियाती तदाबीर से सेफ रखें तो मेरा नहीं वजह कि इसके बारे में इतना पैनिक करने की जरूरत है। अच्छा, एक डिबेट चलती रही है कि जो लोग चाइना हैं वो वापस आए, उधर रहें, उनको आने देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है कि अगर जो लोग चाइना में हैं उनको फौरन वापस लाना चाहिए, उनको उधर रहना चाहिए? मगर जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर मेरा कोई रिलेटिव चाइना में होगा तो आई थिंक कि वो चाइना में शायद उसके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि वहां पर ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटीज हैं, और वहां पे जिस तरह उसको कंट्रोल किया गया, तो ये WHO का जो लीड है उसने कहा कि अगर उसको कोरोना वायरस होता तो प्रेफर करता कि उसका इलाज चाइना में किया जाए। अच्छा, हमने बात की कि ये ट्रांसमिट होता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। तो क्या बाजार से जब हम खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो क्या मैं एट रिस्क हूं कि मुझे कोरोना वायरस वहां से लग सकता है? तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है और ट्रांसमिट होती है, मगर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे भी 2 दिन वायरस जिंदा रह सकता है। ऑब्वियसली जब आप बाजार से कोई चीज लेते हैं और उसमें वायरस किसी ने खांस के उसमें ट्रांसमिट किया, जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वायरस ऑब्वियसली आपके हाथों में ट्रांसमिट होगा, और फिर वो जो वायरस है जब आप उसको खाएंगे और मुंह को हाथ लगाएंगे या आंखों को हाथ लगाएंगे तो चांसेस हैं कि वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो ओपन खुली हुई चीज है उससे परहेज किया जाए। नान का जिस तरह के अक्सर लोग रोटियां लेते हैं, हीट की वजह से, कहने को ये बात भी है कि हीट के अंदर ये वायरस उतना सस्टेन नहीं करता आउटसाइड द बॉडी, और विच इज अ पॉजिटिव थिंग। अच्छी बात है कि अगर गर्मियां जिस तरह पाकिस्तान में आने वाली हैं तो कहा यही जा रहा है कि ये वायरस जो है ड्विंडल डाउन, या उसकी जो शरह नमूदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाएगी। तो एहतियाती तदाबीर तो वही हैं जो कि आप किसी भी खाने के साथ कर सकते हैं। कोशिश करें कि घर में ही खाना खाया जाए जो कि ज्यादा साफ और ज्यादा रिलायबल होता है, मगर बाहर भी अगर आपने खाना है तो ऐसी जगहों से खाया जाए जहां पे आपको पहले से पता हो कि यहाँ पे साफ खाना मिलता है और जहाँ पे हेल्दी खाना मिलता है। नहीं तो अगर किसी ने सालन पे खांसा हो या रोटी में तंदूर से लाता हूं उस पे कोई ड्रॉपलेट गिरा हो और वो मेरे पेट में चला जाए, तो उससे क्या मैं इन्फेक्ट हो सकता हूं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये अभी तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहने को इसके ऊपर भी लोगों का सस्पेशन है
कि ये पेट के थ्रू सबमिट हो सकता है, मगर ये आरएनए का वायरस है, पेट के अंदर शायद इतना ज़्यादा सस्टेन ना करे। मगर जिस तरह के अगर ये एब्डोमिनल सिम्टम्स कर सकता है, एन मुमकिन है कि फ्यूचर में भी कोई इस तरह के हमें केसेस मिलें कि ये खाने पीने से ट्रांसमिट हुआ। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि खाने पीने से ट्रांसमिट होगा, मगर क्योंकि ये एब्डोमिनल सिम्टम्स भी कर देता है और पेट के थ्रू अगर ये बॉडी में एंटर हो जाए। मगर जो आरएनए के वायरसेस होते हैं, जिस तरह के वो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, वो जीआई ट्रैक में इतनी ज्यादा सस्टेन नहीं करते। मगर ऑब्वियसली वही वाली बात है, अगर किसी ने खाना खाया, आप सालन को इस्तेमाल करेंगे, वो आपके हाथों में लगेगा और फिर आप उसको मुंह में लेके जाएंगे, तो वो आपके जो पीछे बैक ऑफ द माउथ है, जिसे फेरेंज कहते हैं, उसमें तो ट्रांसमिट होगा और वहां से फिर वो अपने लंग्स में भी जा सकता है। मेरे ख्याल में खत्मी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि ये पेट के थ्रू ट्रांसमिट होगा, मगर बेहतर ही है कि बंदा एहतियात करे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कहने को तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, मगर अमेरिका में और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो एयरबोर्न प्रिकॉशंस भी लें, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मेरा ख्याल है कहीं एडिक्वेटली एड्रेस नहीं हुआ, प्रेग्नेंट औरतों के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और बच्चों के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? बच्चों में जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन भी था कि क्या माँ से बच्चों को ट्रांसमिट होती है डिजीज के नहीं। कहने को उसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है। एक दो बच्चों को जो उन्होंने स्टडी किया है कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक से वायरस पॉजिटिव आया, मगर क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मेरे ख्याल में 14 दिन से कम ही है, कहने को तो कहते हैं 5 से 7 दिन है, 14 दिन तक वो उन्होंने सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है, तो इट वाज डिफिकल्ट टू से कि वो माँ ने ट्रांसमिट किया या क्योंकि माँ को भी ये प्रॉब्लम था तो उसने सिर्फ खांस के ट्रांसमिट कर दिया है। अभी इसके बारे में मेरे ख्याल में जब मोर केसेस आएंगे, अभी तो चाइना वाले इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, फिर हम रिट्रोस्पेक्ट में जाके डिफरेंट केसेस को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि और भी कोई तरीके थे। बच्चों में मुआवजे के तौर पे इसकी मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। कोशिश तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी खवातीन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में भी प्रेग्नेंट होंगी, उनके लिए डबल ज़रूरी है कि वो एहतियात करें और कोशिश करें कि वो इस बीमारी में मुब्तला ना हो, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, वो बच्चा जो है वो ऑक्सीजन माँ से लेता है, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है माँ का, वो बच्चे को भी इफेक्ट करता है ऑक्सीजन सप्लाई करने में, और उसके अपने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी नशोनुमा में और बाद में डेवलपमेंट में भी। फॉर द टाइम बिंग ये कहा जा सकता है कि जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं वो एक्स्ट्रा केयरफुल हों, और बाकी बच्चों में भी कहने को उसमें अमवात तो नहीं है, मगर वही वाली बात है क्योंकि उनके पास तो पूरी ज़िंदगी सामने होती है और उनको खुद भी इतनी समझ नहीं होती कि एहतियात करनी है कि नहीं, तो वालिदैन को चाहिए कि उनकी एहतियाती तदबीर को ओवरलुक करें। मगर फॉर द टाइम बिंग तो अभी यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि बच्चों को इससे ज़्यादा एज फार एज द शराय अमवात का अफेक्ट नहीं हुआ कि मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को कहें कि वो जो मर्जी जाके इन्वायरमेंट में या कम्युनिटी में करते रहें। अच्छा, हम आप ये बताएं कि जो माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं बच्चों को और उनको अगर खतरा लगे कि शायद उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस ब्रेस्ट फीडिंग सेफ या उनको बच्चों को माँ का दूध पिलाना छोड़ देना चाहिए, या इस पे क्या आप कहेंगे? फॉर द टाइम बिंग ब्रेस्ट फीडिंग से तो ये वायरस अभी स्प्रेड होता नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में उसमें एज लॉन्ग एज के आप एक मास्क पहन रही है। वैसे तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे को अगर कोरोना वायरस नहीं है और माँ को कोरोना वायरस है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को माँ से ज़रा दूर ही रखा जाए टिल द टाइम कि वो 14 दिनों में रिकवर हो जाए। मोस्टली 14 से 20 दिनों में अक्सर लोगों के सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि माँ को लाजमी ब्रेस्ट फीड करना है, तो उसको चाहिए कि पहले तो अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, मेक श्योर करें कि उनके कपड़े जो हैं वो उन्होंने चेंज किए हो, उनके ऊपर खांसी ना की हो। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग मास्क पहनते हैं और सामने से उसको उतारने की कोशिश करते हैं। जब आप अगर मास्क पहने हैं, खासतौर पर पेशेंट्स में, उनको चाहिए कि पहले कान से उतारें और फिर उसको इस तरह इकट्ठा करके जो है टोकरी में फेंके, बजाय कि आप फ्रंट से अगर उतारेंगे तो वहां पर मुमकिन है कि वायरसेस हो। मास्क का इस्तेमाल करें ताकि अगर खांसी हो भी तो बच्चे को ट्रांसमिट ना हो। मेरे ख्याल में ब्रेस्ट फीडिंग से इतना खतरा नहीं है एज कम्पेयर टू जितना खतरा आपको खांसी करने से बच्चे के मुंह पे चांस है कि आप इस वायरस को जो है स्प्रेड करेंगे। अच्छा, सरसों का तेल, नींबू वाला पानी, एंटीबायोटिक की गोलियां जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में खानी चाहिए, वायरस पे तो वैसे उनका असर नहीं होता,
तो जो लोग ये टोटके शोटके हर फलां हकीम की फलां दवाई का सिलसिला चल चुका है सोशल मीडिया पे, तो ये जरा कोई इसमें हकीकत है, कोई किसी किस्म का टोटका इफेक्टिव है? ये वही वाली गलत इंफॉर्मेशन है जिसको यहाँ पे हम फेक न्यूज कहते हैं, कि लोग सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करते हैं और कुछ अपने आप को जरा प्रोमिनेंट करने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह के मैथ्स के बारे में लोग पैरानॉइड हुए हैं। लेसन शायद उन कंट्रीज में तो थोड़ा बहुत इस तरह की थॉट्स को एंटरटेन भी करते हैं कि उनके बारे में थोड़ी बहुत लोगों की दिलचस्पी होती है, ट्राई भी करते हैं। यहाँ पे तो जो चीज़ साइंटिफिकली टेस्टेड ना हो उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। आपने शायद ये भी सुना होगा कि किसी ने कहा कि शायद कोकीन से इसका इलाज किया जा सकता है। अब कहने को यू कैन टेक वट एवर मीनिंग आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, बट ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपने टेस्ट ना किया और उसके कोई एविडेंस ना आया हो कि इसने इतने मरीजों को, यू हैव टू ट्रीट सर्टन अमाउंट ऑफ पेशेंट्स, कुछ इतने सर्टन अमाउंट ऑफ मरीज आप ठीक करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये दवाई जो है वो कारआमद है। हम यहाँ पे अभी वैक्सीन, हालांकि हमारे पास मेरे ख्याल में दे आर प्रीटी मच एट द कंक्लूजन ऑफ द वैक्सीन, उनके पास वैक्सीन मौजूद है, मगर उसको भी 1 साल वो टेस्ट करेंगे टू मेक श्योर कि ये सेफ है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली आ रही है कि कोई कह रहा है कि लेसन है या लेमू है, मेरे ख्याल में उनमें किसी भी किस्म की कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वो सब जिस तरह की हम यहाँ पे कहते हैं फेक न्यूज़ है। यहाँ पे हमें वैक्सीन, हालांकि हमारे पास शायद है भी, हमें 1 साल लग जाएगा उसको मार्केट में लाने में। तो इस किस्म के जो देसी टोटके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो किसी हद तक उन पे बिलीव नहीं करता, और मेरा मशवरा भी लोगों को ये होगा कि आप जो है एहतियात करें, बजाय ये कि इस किस्म के जो मशवरे हैं उनके ऊपर कोई कान धरें। WHO ने रिसेंटली ये रिकमेंडेशन भी दी है कि आप सोशल मीडिया से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फिल्टर आउट करें और कोशिश करें कि उतनी इंफॉर्मेशन को आप डाइजेस्ट करें और एंटरटेन करें जो कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप तक पहुंचाई जा रही है। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, इनको आप क्या अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन या कोई मैसेज देना चाहें कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस इख्तियार करें टू कॉम्बैट दिस डिजीज? सो आई गेस द मैसेज आई वांट टू गिव टू द डॉक्टर्स कि जो पूरी इस टीम में जिन लोगों ने कोरोना का कंट्रोल किया चाइना में, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स, दे वर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डॉक्टर्स के ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सजेस्ट करूंगा मेडिकल स्टूडेंट्स को कि अगर और डॉक्टर्स को कि अगर इस बीमारी का स्प्रेड और ज्यादा होता है तो वॉलंटियर करें, अपने आप को फर्स्ट कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को प्रोटेक्टिव गाउन्स और ग्लव्स और मास्क और गॉगल के साथ आप वॉलंटियर करें। स्मॉलर प्लेसेस जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट है कि आप लोगों को स्क्रीन आउट करें, उनको क्वारंटीन करें और मेक श्योर करें कि जो पेशेंट सिक हैं वो असल जहाँ पे उनका इलाज किया जा सकता है और राइट पोजीशन में जहाँ पे उनको होना चाहिए उसमें गवर्नमेंट की हेल्प करें। हमारा हेल्थ सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इस केस में कम्युनिटी और मेडिकल सोसाइटी और प्रोफेशनल्स को चाहिए कि दे डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट और मेक श्योर करें कि अगर सोसाइटी में कोई केसेस है कोरोना वायरस के तो उनकी तशखीस की जाए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो इसकी डिटेक्शन किट्स हैं, जो कि PCR जिसमें जो वायरस का RNA होता है वो मैग्नीफाई होता है, उसको इजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल करें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें लोगों को। हमारे पास इसका इलाज नहीं है, मगर जब आप जिन केसेस में आपके पास इलाज ना हो तो ये जो बेसिक पब्लिक हेल्थ मेजर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है मेरे ख्याल में, आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि हाथ धोने शायद आपको पता ही हो, मगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनका जो असल इस्तेमाल है वो उतना कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं होता क्योंकि लोग इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर हो कि ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं उनको इफेक्टिवली कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करें ताकि हम इस कोरोना वायरस को पाकिस्तान में बीट कर सकें जैसा कि चाइना ने किया। थैंक यू सो मच हमाद फॉर योर टाइम। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन कोशिश की है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक ऑथेंटिक सोर्स से हम आंसर करें ताकि हम डिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर सकें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम फॉलो अप भी करेंगे, आप चाहते हैं कि आप लूप में रहें तो हमारा फेसबुक पेज लाइक ज़रूर करें ताकि जो हम अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे, और कुछ दिनों बाद हमाद के साथ इंशाल्लाह अगर आपके और सवाल आते हैं तो एक फॉलो अप इंटरव्यू भी पोस्ट करेंगे, वो भी आप देख सकें। थैंक यू सो मच।